सालिम भाभी ने अपने आशिक को कौंगी नींद के कमरे में भेज के बाहर से कुंडी लगा दी और शौहर को बोली, तेरे बहन अंदर मजे ले रही है भाई। नतेश में आकर दरवाजा खोला तो अच्छे दिनों में वालिद साहब ने 2 मंजिला मकान बनवा लिया था। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो ये 2 मंजिला मकान ही काम आया। मैंने ऊपर की मंजिल किराए पर देने की ठानी। भाई नुसरत एक मेडिकल स्टोर पर मुलाजिम थे और उनकी तनख्वाह गुजर बसर को काफी थी। अम्मी को भाई ने मशवरा दिया कि मैंने इमाम साहब को कह दिया है कि अगर कोई अच्छे लोग मिले तो हमारा मकान किराए पर लगा दे। तुमने ठीक किया है बेटे, सारा दिन तुम स्टोर पर होते हो, किसी ना किसी तरह माश का मसला हल करना ही है। हफ्ते गुजरे थे कि एक शाम जब नुसरत भाई घर में दाखिल हुए, वालदा ने उनको आवाज दी, बेटा थोड़ी देर के लिए इधर आना। इस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। भाई का मामूल था कि वो मगरिब के वक्त घर आ जाते थे, फिर कपड़े बदलकर नमाज पढ़ने मस्जिद की राह लेते। नुसरत भाई ने अम्मी की आवाज पर लब्बैक कहा। कपड़े बदलने की बजाय वो अम्मी की तरफ आए और पूछा, जी अम्मी जान, आपने कुछ कहा, क्या कोई खास बात है? हाँ बेटा, आज इमाम साहब के लड़के के साथ एक शख्स आया था। उस शख्स को किराए के लिए घर चाहिए था। वो मगरिब के बाद आने का कह कर गया है। ठीक है अम्मी जान, मैं इमाम साहब से बात कर लूंगा। भाई नमाज पढ़कर आए तो बताया कि इस शख्स से मस्जिद में मुलाकात हो गई है जिसे किराए पर मकान चाहिए था। ये इमाम साहब के बेटे के साथ पढ़ता था, इसका पुराना क्लास फेलो है। इमाम साहब ने कहा कि मेरी इस शख्स से जान पहचान नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का हम जमात रहा है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मामला तय कर लें, वरना कोई और किराएदार मिल जाएगा। तुमने फिर क्या फैसला किया? नुसरत, अम्मी जान ने पूछा। अम्मी जान, मैंने बात की है, मुझे तो ये बंदा ठीक लगा है। मुख्तसर फैमिली है, मैंने किराए पर मकान देने की हामी भर ली है। कल ये लोग एडवांस देकर सामान ले आएंगे। आपको सही लगे तो एडवांस लेकर उनको घर की चाबी दे देना। अगले दिन भाई नुसरत ड्यूटी पर गए हुए थे। जमाल अहमद नामी शख्स आया और बताया कि मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। कल आपके बेटे से बात हुई थी। अम्मी ने ऊपर की मंजिल पर बना हुआ पोर्शन दिखाया। उन्होंने घर पसंद कर लिया और एडवांस की रकम दे दी। सामान 1-2 रोज बाद लाने को कहा। 3 दिन बाद ये किराएदार सामान लेकर आ गया। इस वक्त 3 अफराद थे, मियाँ, बीवी और एक लड़की जो 11 साल की थी। उन्होंने मकान की सफाई कराई और सामान शिफ्ट कर लिया। जमाल नौजवान आदमी था, उसकी बीवी भी जवान थी और उसका नाम अर्जुमंद बानू था। जल्द ही वो हमसे घुल मिल गई। मुझे बहन नुसरत भाई को भाईजान और अम्मी को अम्मा जान कहती थी। इस तरह उसने हमारे साथ रिश्ता बना लिया। अम्मी एक बेटी की तरह उसको चाहती थी। वो बहुत बाअदब और ताबेदार किस्म की लड़की थी। भाईजान से तो जमाल अहमद की हफ्ते में एक बार सिर्फ छुट्टी के दिन ही मुलाकात होती थी। एक दिन बातों बातों में इंकिशाफ हुआ कि जमाल ने ये शादी अपने वालिदैन से छुपकर की थी। अब उसकी ख्वाहिश थी कि बगैर किसी लड़ाई झगड़े के उसके वालिदैन अर्जुमंद बानू को अपनी बहू तस्लीम कर ले और अपने घर ले जाए। इसने ख्वाहिश जाहिर की, नुसरत भाई, आप और आपकी अम्मी जान दरमियान में पड़कर मेरे वालिदैन से हमारा मिलाप करवा दें। अम्मी जान से बात करता हूँ, भाई ने जमाल को जवाब दिया। अम्मी से बात की तो वालदा ने समझाया, बेटा ऐसे मामलात नाजुक होते हैं। हमारा इन लोगों से कोई नाता वास्ता या जान पहचान नहीं है। जमाल के माँ बाप भला हमारी क्यों सुनेंगे? नुसरत भाई नेक दिल और सीधे सादे, हर एक से हमदर्दी करने वाले थे। अम्मी को समझाने लगे कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। ये हमारे किराएदार तो है और किराएदारों का भी मालिक मकान से एक समाजी बंधन कायम हो जाता है। अगर वो ना माने तो ना सही, नेकी के काम में कदम उठाने में तो कोई हर्ज नहीं है। तब वालदा बोले, ठीक है, लेकिन जमाल अहमद से कहो कि पहले वो जाकर अपने माँ बाप के मूड और मिजाज को देखाए, वहां के हालात अंदाजा कर ले, फिर ही हम इसके साथ जाएंगे। जिस दिन ये तय पाया उससे अगले दिन जमाल अपने गांव चला गया। जाते हुए कह गया 2-4 दिन में लौट आऊंगा। 11 दिन गुजर गए लेकिन वो ना लौटा। इस दौरान जमाल की बीवी अर्जुमंद बानो के माँ बाप और बेटी से मिलने आए। वो लोग 3 रोज रहकर चले गए और अपनी छोटी लड़की जो बहन के साथ रह रही थी उसको भी ले गए थे। अब अर्जुमंद बानो अकेली रह गई थी। खर्चा भी उसके पास खत्म हो गया था। वो बहुत परेशान थी। अम्मी जान बार बार तसल्ली देती थी, मगर वो यही कहती थी, अगर जमाल ना आया तो मैं क्या करूंगी? आप लोगों का किराया भी कहाँ से दूंगी? तुम इसकी फिक्र मत करो, हम तुमसे ना मांगेंगे। और जमाल भी आ ही जाएगा, कोई मजबूरी आड़े आ गई होगी। वालदैन के पास गया है, किसी दुश्मन के पास तो नहीं गया। क्यों तुम इस कदर घबरा रही हो? अम्मी ने अर्जुमंद बानो को तसल्ली दी, मगर उसकी घबराहट और बेचैनी में कमी ना आई। वो बोली, वो ना आए तो मैं जान दे दूंगी अम्मी जान, मगर मैं के वापस ना जाऊंगी। उसकी परेशानी देखकर अम्मी जान ने नुसरत भाई से कहा, बेटा बानो बहुत परेशान है,
तुम जाओ जाकर जमाल का पता करके आओ, वो ऊपर अकेला रहने से घबराती है। दूसरी सुबह भाई की छुट्टी थी। वो सुबह ही बेदार होकर जमाल के गांव रवाना हो गए। दोपहर को भाई फाजिलपुर पहुंचे। अड्डे पर ही जमाल मिल गया। भाई ने पूछा, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारी बेगम वहां बहुत परेशान है, तभी अम्मी ने तुमको वापस लाने को भेजा है कि तुम्हारा पता करूं। कुछ ऐसा मसला हो गया कि मुझे इधर ठहरना पड़ा है, जमाल ने कहा। दरअसल मेरे कजन का एक दोस्त जो खुशहाल घराने से है, उसकी दोस्ती किसी लड़की से थी। उन दोनों को लड़की के घर वालों ने किसी जगह धर लिया और केस दर्ज करवा दिया। उन्होंने मेरे कजन के साथ मेरा नाम भी केस में लिखवा दिया कि हम उसके लड़के के साथ मिले हुए थे। जिसने इनकी लड़की को वर्गलाया है, उसके पर्चे में मेरा नाम भी आ गया है। बड़ी मुश्किल से मेरा नाम तो निकाल दिया गया है, मगर इस वजह से इन लोगों से दुश्मनी पड़ गई है। हम छुपते छुपते फिरते थे। अब तुम ये एक मेहरबानी करो, यहां फिलहाल मेरी और अर्जमंद की शादी के बारे में किसी से कोई बात ना करना। मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा। मेरी बीवी को तसल्ली देना और ये कुछ रकम जो जेब में है, ये भी उसको देना। मकान का किराया मैं अदा कर दूंगा। भाई नुसरत को भी लौटने की जल्दी थी। थोड़ी देर बाद वो अड्डे से ही मुल्तान आने वाली लारी में बैठकर भाईजान रात 1 बजे घर पहुंचे। सुबह रकम अम्मी के हवाले की और कहा कि अर्जमंद को तसल्ली दे और ये रकम भी दे दे कि जमाल ने खर्चे के लिए भिजवाई है। कहना कि तसल्ली रखे, जमाल 2-4 दिनों में आ जाएगा। शाम को अर्जमंद बानो खुद भाईजान के पास आई कि उसकी तसल्ली ना हो पा रही थी। नुसरत भाई ने कहा, बहन अर्जमंद बानो, तसल्ली रखो, मैं जमाल से मिलकर आ रहा हूं। वो जल्द आने वाला है। गांव में ऐसा कुछ वाकया हो गया है कि उसको रुकना पड़ गया। 2 रोज बाद जमाल लौट आया तो हम सबको इत्मीनान हुआ। जमाल को आए हफ्ता भी न हुआ था कि एक मोहल्लेदार भाई के पास आया। कहा कि आपके कुछ मेहमान आए हैं और आपका मकान तलाश कर रहे हैं। मैं उनको ले आया हूं। भाईजान स्टोर से बाहर आ गए, जहां सामने टैक्सी रुकी हुई थी। भाई ने उनमें बैठे लोगों से बात की। पूछा, आप कौन है और कहां से आए हैं? उन्होंने कहा, जमाल ने आपका पता दिया है, हम इसके बहन भाई हैं। भाई ने कहा, अच्छा, अगर इसने मेरा पता आपको दे दिया है तो फिर तशरीफ ले चलिए। मेरी वालिदा घर में है। मैं थोड़ी देर में स्टोर के मालिक से छुट्टी लेकर पहुंच जाऊंगा। नुसरत भाई गोमगो में थे कि अजीब आदमी है। खुद मना किया था कि मेरे रिश्तेदारों को ना बताना और खुद ही मेरे घर का पता भी बता दिया कि जहां उसकी बीवी अर्जुमन बानो भी रहती है। बहरहाल शाम को भाईजान छुट्टी लेकर आ गए। अम्मी जान ने बताया कि मेहमान तो चले गए, मगर उनके जाने के बाद जमाल और उसकी बीवी भी हमसे लड़कर चले गए हैं। जमाल ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे बेटे ने मेरा राज इफ्शा करके मेरे साथ बड़ी दुश्मनी की है। मेरे खानदान वालों को बुलवाकर अब वो मेरा कत्ल कराना चाहता है। ये सुनकर भाईजान तो हैरत में डूब गए कि ये क्या माजरा है। अम्मी ने बताया कि वो हफ्ता बाद अपना सामान उठाकर ले जाने का कहकर गए हैं। वो रात गुजर गई। सुबह नाश्ता करने के बाद भाई स्टोर जाने को तैयार हो रहे थे कि दर पर दस्तक हुई। दर खोला तो 2 बुर्कापोश औरतें बड़ी तेजी से आईं और सीधी अम्मी जान की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। ये औरतें कह रही थी, जमाल ने बड़ा धोखा क्या है। पहले उसने मंगनी खाला की बेटी से की, अब छुपकर शादी रचा ली। हम खानदान में क्या मुंह दिखाएं और भांजी के सामने किस मुंह से जाएं? आपके घर हमारा बेटा रहता है तो एक बार उसको हमसे मिलवा दें। नुसरत भाई ने जमाल की मां को तसल्ली दी कि खालाजान, आप परेशान ना हो। जब उसने मकान किराए पर लिया तो किसी को इल्म ना था कि उसने शादी वालिदैन की मर्जी से नहीं की है, ना मुझे और ना उसके दोस्त को कि जिसने मकान दिलवाया। हम उसके इस अमल में शामिल नहीं हैं। आप हफ्ते बाद आ जाए, वो अपना सामान उठाने आएगा, आप उससे मिल लेना। जमाल की मां उस पर बोली, ये सामान मैं लेकर जाऊंगी, ये मेरे बेटे का सामान है, इस पर सिर्फ मेरा हक बनता है। अम्मी जान ने सामान ना उठाने दिया। कहा कि बहन, जब तक जमाल ना आ जाए मैं सामान किसी के हवाले नहीं करूंगी। ये इसकी अमानत है, वही लेकर जाएगा। वो खातून खफा होकर चली गई। दूसरे दिन जमाल की मां के हमरा इसके वालिद भी आ गए। वो ऊंचा ऊंचा बोलने लगे। ये इकबाल का दिन था और भाई घर पर थे। नुसरत भाई इस बुजुर्ग के सामने मुजरिम की तरह नजर आ रहे थे। वो अदब की वजह से चुप थे, मगर बड़े मियाँ गर्ज रहे थे कि मेरे बेटे का सामान है, मेरे हवाले कर दो, हम इसकी हर शय के हकदार हैं। ठीक है, लेकिन जब तक जमाल या इसकी बीवी ना आ जाए सामान हवाले नहीं कर सकता। वो आया तो उसको क्या जवाब दूंगा। इस पर वो और गुस्सा होने लगे और जेब से एक खत निकाल कर दिखाया कि देखो, जमाल ने ये खत मुझे खुद देकर तुम्हारे पास भेजा है। खत में लिखा था, अब्बा जान, मुआफ कर दीजिए, अर्जुमन बानो मेरी बीवी नहीं है और ना मैंने उसके साथ निकाह किया है। उसके साथ कैसे निकाह हो सकता है, जबकि इसका तो पहले से निकाह किसी के साथ है। ये औरत जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई।
यूं समझ ले मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। आप मेरा खत नुसरत साहब को दिखा देंगे तो वो आपको सामान उठाने देगा। नुसरत भाई ने वो खत पढ़कर बड़े मियाँ को पकड़ा और कहा कि मैं किसी ऐसे रोकाए को नहीं मानता। जब तक अज खुद जमाल ना आएगा मैं किसी को अपने किराएदार की किसी शय को हाथ नहीं लगाने दूंगा। वो लोग गरजते बरसते चले गए, लेकिन हम सोचते रह गए कि अगर ये खत वाकई जमाल का तहरीर करता है तो क्या कोई सामान की खातिर इतना कर सकता है कि बीवी को बीवी मानने से इनकार कर दे। हफ्ते बाद अर्जमंद बानो अपनी बहन के साथ आ गई। अम्मी उस पर खफा होने लगी कि तुम अजीब लोग हो, हमें ख्वाह मुसीबत में फंसा दिया है। तब वो रोने लगी, बोली मैं सारी बात आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं आपको सगी माँ की जगह और नुसरत को दिल से भाई मानती हूँ। फिर उसने बताया मैं छोटी सी थी, माँ फौत हो गई और बाप ने दूसरी शादी कर ली। इस औरत ने मुझे बहुत सताया। 11 साल की उम्र में मेरी शादी मनान नामी शख्स से कर दी। शादी के अवज उसने मनान से अच्छी खासी रकम ली। तभी इस शख्स ने मुझे बीवी नहीं एक जर खरीद लौंडी समझा। 4 साल तक मैं मिनान के हकारत आमेज सुलूक का निशाना बनती रही। माँ कभी कभी आ जाती थी। जब मैंने एक बच्ची को जन्म दिया माँ की आमद और रफ्त ज्यादा हो गई और शौहर की बदसलूकी देखकर मुझसे हमदर्दी करने लगी। कहती मुझे क्या खबर कि ये इतना जालिम इंसान है तुम पर इतने सितम तोड़ेगा। जानती तो उससे कभी तेरी शादी ना करती। बाप तेरे अमर गया है वरना वो उसको मजा चखा देता। इस तरह मैं जमाने की सताई को माँ ने वुरगलाया। मेरे शौहर को तुम लौटा दी और मुझे घर ले आए। चंद दिन खूब आओ भगत की और ख्याल रखा। मैंने भी पहली बार सुख का सांस लिया, लेकिन उसके बाद जब उनके मकासद का इल्म हुआ तो मैं शशदर रह गई। अब इल्म हुआ कि मेरी सौतेली माँ अच्छे चाल चलन की नहीं है। मुझे भी उसमें अपने रस्ते लगाना चाहा। एक रोज घर में माँ थी जो गैर शख्स के साथ रहती थी और उसको अपना दूसरा शौहर जाहिर करती। इसी गैर शख्स के हवाले किया तो सब कुछ समझ में आ गया। उस रात किसी तरह मैं माँ के घर से इज्जत बचाकर निकल जाने में कामयाब हो गई, लेकिन भागकर अब जाती कहाँ। बस अड्डे पर खड़ी थी कि जमाल पास आ गया। वो मुझे इधर उधर देखते देर से ताक रहा था। पूछा। मैंने रोकर मुख्तसर अहवाल बता दिया। उसने तसल्ली दी और बोला मुझसे शादी करोगी तो मेरे साथ चलो। इस तरह मैं उसके साथ हुई। वो शहर में मुलाजमत करता था और अपने दोस्त के पास रहता था। ये मुझे वहां ले आया और अपने दोस्त की फैमिली से मिलाया। दोस्त से ना जाने क्या कहा। अगले दिन एक फॉर्म ले आया और कहा उस पर अंगूठा लगा दो। तुम्हारे पहले शौहर पर तनसीख निकाह का केस करना है। इसके बगैर तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हो सकती। मुझे जमाल और उसका साथ पहली नजर में अच्छा लगा था, यानी हमारे दिलों ने एक दूसरे को कबूल किया तो मैंने अंगूठा लगा दिया। केस चला तब तक मैं जमाल की फैमिली के साथ रही। वो खुद गांव चला जाता, जब पेशी होती आ जाता। इस तरह केस के इख्तिताम तक चलता रहा। वो दिन भी आ गया कि केस का फैसला हो गया। मुझे अदालत से खुला मिल गया और फिर हमने निकाह कर लिया। मैंने इद्दत के दिन भी जमाल के दोस्त के घर गुजारे थे। ये लोग अच्छे थे, हमारी शादी में भी शरीक हुए थे, हमारे निकाह के गवाह है। अहम बात यह कि जमाल के दोस्त ने निकाह के वक्त मेरे मामू से राब्ता किया, वो भी निकाह में शरीक हुए थे। मेरे ये मामू सौतेली माँ के भाई थे, मगर ये अपनी बहन के जैसे नहीं थे। ये अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी अम्मी के साथ भी सुलह करवा दी ताकि मैं ससुराल में इज्जत पा सकूं। कहा कि इसने दूसरी शादी कर ली है और इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। मेरी बच्ची वफात पा चुकी थी जो मेरी सौतेली माँ के पास थी। जब माँ ने बताया तो मुझे दुख तो हुआ, मगर मैंने उसको अल्लाह की रजा जाना। निकाह के बाद जमाल ने घर किराए पर ले लिया और हम यहाँ आ गए। इसकी आप बीती सुनकर मुझे अम्मी जान और नुसरत भाई को दुख हुआ और हमने उसको माफ कर दिया। दोपहर को उसी दिन अचानक जमाल भाई के वालिदैन दोबारा हमारे घर आ गए। उनके साथ दूर रिश्तेदार मर्द भी थे। ये जमाल का सामान उठाने आए थे। हैरत की बात ये कि इस पूरे किस्से का मरकजी किरदार जमाल अभी तक गायब था। जमाल के वालिदैन अर्जमंद बानों पर गुर्जने लगे कि तुम ऐसी बाजारी औरतों का तो काम ही साहिब जायदाद लड़कों को फांसना है, मैं तुमको अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। बेचारी अर्जुमंद रो रही थी। पहले तो हम खामोशी से सुनते रहे, मगर अम्मी ना रह सकी। वो बोले, खान साहब हम आपको नहीं जानते, जिसका सामान है जब तक वो नहीं आएगा हम किसी चीज को हाथ ना लगाने देंगे। मैंने ऊपर की मंजिल में जहाँ उनका सामान है ताला लगा दिया है और अब आप हमारा ताला तोड़ कर दिखाएं, हम भी पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे। पहले आप बेटे को लाए फिर सामान उठाए। उनके साथ आए रिश्तेदार ने कहा, आप पुलिस को दरमियान में ना लाए,
हम शरीफों की तरह आपस में बातचीत से मामला तय कर लेते हैं। अगर ये औरत अपने निकाह का सबूत दे सकती है तो हम इसको बहू मान लेते हैं। अर्जुमंद बोली, जहाँ जिस घर में मीर इनकाह हुआ था ये वहाँ चले। वो लोग मेरे निकाह के गवाह हैं। इसके सिवा और कोई निकाह का सबूत मेरे पास मौजूद नहीं है। तब तो ये सब कुछ एक फ्रॉड है। अर्जुमंद बानो, जमाल के चचा ने कहा, अब इस सामान पर तेरा कोई हक नहीं है। हम हैरान थे कि थोड़े से सामान की खातिर ये लोग किस तरह इंसानियत से बीरी हुई बातें कर रहे हैं। रात तक कुछ तय न हो सका। बिलाखिर नुसरत भाई बोले, आप सब लोग रात को यहाँ सो जाएं। सुबह में अर्जुमंद बानो के बताए पते पर उसके दोस्त का घर तलाश करता हूँ। इससे शायद जमाल का पता मालूम हो जाए। तभी उसके वालिद बोले, जमाल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे सामने आए। वो नहीं आएगा। समझा बुझाकर अम्मी और भाई ने उनको राजी किया और बिस्तर वगैरह भी ऊपर की मंजिल पर लगा दिए। अर्जुमंद को भी वहां ही सोने के लिए भेज दिया कि वो अभी तक हमारी किराएदार थी। बैठक में जमाल के दोनों चचाओं के लिए बिस्तर लगा दिए गए। वो वहां चले गए। गुजर कुछ ही देरी थी कि अर्जुमंद नीचे आ गई और अम्मी से लपट कर रोने लगी। बोली, अम्मी जान, मैं जान चुकी हूँ कि जमाल अब नहीं आएगा क्योंकि उसके वालिदैन इस पर बरहम है। वो शादीशुदा होने से इनकार न कर दे। आप मुझको अपने पास रख ले। मैं लौटकर अब अपनी माँ के घर न जाऊंगी, जहाँ मीर असवतेला बाप भी इसके साथ रहता है। अम्मी ने कहा, बानो हौसला रखो, जमाल जरूर आएगा। हम तुमको अपने पास नहीं रख सकते। अभी तो तुमको अपनी अम्मी के घर ही जाना होगा। वो बोली, मुझे किसी की मुलाजमा रखवा दे, मैं बर्तन धो लूंगी, आप पर बोझ ना बनूंगी। माँ ने समझाया कि लड़की ये नहीं हो सकता। न जाने तुम्हारे पहले शौहर का क्या मामला है। तुम्हारी माँ और उसके रिश्तेदार भी हमारे दुश्मन हो जाएंगे। ये लोग हम पर अगवा का पर्चा दर्ज करवा देंगे। हम किस किस को जवाब दे। तुम फिलहाल अपना सामान उठाओ और माँ के पास चली जाओ। वो सौतेली सही, तुम्हारी शादी में शरीक ना हुई, उसका भाई तो शरीक हुआ है। तुम उसी मामू को जाकर मामला गोश गुजार करवो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अम्मी की बातों से अर्जुमंद मायूस हो गई। नुसरत भाई अपने कमरे में सब बातें सुन रहे थे। वो आ गए तो अर्जुमंद आके हाथ जोड़ने लगी। भाई नुसरत, मैंने तुमको भाई कहा है, तुम ही इस बेआसरा बहन को पनाह दे दो। नुसरत ने भी कहा, बेशक तुम मेरी बहन जैसी हो, मगर बानू बहन, तुमको हमारी मजबूरियों का अंदाजा नहीं है। हम मजबूर हैं, अब सो जाओ, सुबह देखेंगे कि क्या करना है। मगर वो सोई नहीं, वजू करके नफल पढ़ने और खुदा से दुआएं मांगती रही। कुछ देर बाद वो ऊपर चली गई। सुबह के वक्त उसकी सास वजू करने नीचे आई कि फजर की नमाज का वक्त था। अम्मी ने भी वजू किया कि नमाज पढ़ ले। 2-4 मिनट गुजरे होंगे कि एक चीख बुलंद हुई। इतने में अम्मी भी चीखने लगी कि मकान को आग लग गई है। हम सब सहन से ऊपर देखने लगे, जहां से शौले नजर आ रहे थे। नुसरत भाईजान भागकर ऊपर पहुंचे। अजीब मंजर देखा। अर्जुमंद का जिस्म जल रहा था। शौले उसके चारों तरफ भड़क रहे थे। वो छत पर बावर्ची खाने की दीवार के पास खड़ी थी। फिर वो जलती हुई गुसल खाने की तरफ दौड़ी। इतने में अम्मी जान भी पहुंच गई। उस वक्त तक बानू पानी का नलका खोलकर खुद पर पानी गिरा चुकी थी। हमारे पहुंचने से पहले उसने अपनी आग खुद बुझाई थी। माँ ने उस पर चादर डाली। उसके कपड़े तो जलकर भस्म हो चुके थे। नुसरत भाई और मैंने मिलकर उसको चारपाई पर डाला। उस वक्त भी वो होश में थी। बोली, नुसरत भाई, पुलिस को बुलवाए, मैंने बयान लिखवाना है। मैंने अपने आप को खुद आग लगाई है, मुझे किसी ने नहीं जलाया। ऐसा ना हो कि जमाल के वालिदैन पर इल्जाम आ जाए। किसी पड़ोसी ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था कि उनकी छत से हमारी छत का मंजर वाज़े नजर आ रहा था। आना फाना पुलिस आ गई। थाना हमारे घर से करीब ही था। अर्जुमंद बानू कह रही थी, अब ये लोग खुश हो जाएं। जिस सामान की खातिर ये लोग परेशान हो रहे थे उनको ही मिल जाएगा। मैं तो अब ना बचूंगी। पुलिस को उसने चंद जुमलों में बेमुश्किल ये बयान दिया कि मैंने खुद को खुद जलाया है ताकि मैं दरमियान से हट जाऊं और मेरा शौहर अपनी मंगेतर से शायद कर ले। मैं अपने सास ससुर को राजी करना चाहती थी जो मेरी और जमाल की पसंद की शादी से गमज़दा थे, मगर उन्होंने मुझे नहीं जलाया। मेरे सामान भी उनको ले जाने देना, ये कहकर उसने दम तोड़ दिया। जमाल की वालदा से पूछा गया तो वो बोली, मैं फजर की नमाज पढ़ रही थी, सजदे में थी कि अर्जुमंद बानो के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैंने नमाज तोड़ दी। उठकर देखा तो वो छत के दरमियान खड़ी थी और उसके कपड़ों में आग लगी कि वालिद ने भी यही बयान दिया कि वो नमाज के लिए वुज़ू करने को गुस्ल खाने में थे कि चिल्लाने की आवाज़ पर बाहर निकले। ये मंजर देखा तो दिल दहल गया कि जलती हुई अर्जुमंद गुस्ल खाने की तरफ भागी जा रही थी। बाद में जमाल के वालिदैन पुलिस वालों से मिलते रहे। नुसरत भाई तो उसको लेकर अस्पताल चले गए थे। उसने कब दम दिया मुझे नहीं मालूम, मगर सब ने उसको इत्तफाकी हादसा करार दे दिया। पुलिस ने भी जो कार्रवाई करना थी कर ली और जमाल के
والدین کو بے قصور قرار دیا، لیکن میں آج بھی سوچتی ہوں کہ ارجمند بانو کی خودکشی میں کیا ہم سب بھی قصوروار نہیں؟ اس کی سوتیلی ماں سابقہ شوہر جمال اور اس کے والدین اور وار ماں سابقہ اور ہم کہ آخر میں اس نے ہاتھ جوڑ کر ہم سے بھی تو پناہ کی درخواست کی تھی، مگر مصلحتوں کے سبب سبھی نے اس کو مرنے کے لیے مایوس چھوڑ دیا۔ اگر ہم نے اخلاقی سہارا دیا ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا۔